स्टार्ट एंड नेक्स्ट हमारा कौन सा था पाइथन सेक्शन नहीं बड़े ध्यान से समझना। अच्छा इसके अंदर पहली चीज क्या है कि इसके अंदर भी पाइथन है, इसके अंदर पाइथन है, ये दोनों चीजें क्या है लिस्ट है। हम लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। एक ये एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। मेरी वर्डिंग के ऊपर ध्यान दो कि मैं उनको क्या चीज बुला रही हूँ। उसके अंदर की जो प्रेजेंट वैल्यूज है उनको मैं एलिमेंट्स कह रही हूँ। इसके अंदर टोटल मिला के 4 वैल्यूज है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एचटीएमएल है जिसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस दी होगी। उसके बाद पाइथन, जावा और एचटीएमएल। लास्ट टाइम कह रही बेटा फोन छोड़ दो, मैंने दोबारा किया। फोटो खींचनी थी इसकी, मिल जाना, सारा कुछ मिल जाना, रिकॉर्डिंग भी मिल जानी। देन इसके अंदर पाइथन है, जावा है और एचटीएमएल है। लेकिन इसके अंदर जो एचटीएमएल है और जिसके अंदर एचटीएमएल है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो एचटीएमएल था उसके बाद में स्पेस थी। अगर यहाँ से निकला तो दोबारा देख लो, ये देखो इसके बाद यहाँ पे स्पेस है और इसके बाद क्या है, यहाँ पे दोनों स्पेस है। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। ऊपर से कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। मैंने कहा ए इज बी, तो उसने मुझे क्या बता दिया, फॉल्स। मैंने कहा कि वो दोनों सेम है, उसने कहा सेम नहीं है, ठीक है, फॉल्स बता दिया। मैंने कहा ए इज नॉट बी, वो कहता 100 ट्रू है कि ए इज नॉट बी। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लैरिटी हुई, कोई डाउट, एनीवन, नो वन, दैट्स गुड। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द इन नॉट इट। अब मैं सब कुछ बाकी नॉर्मल कर देती हूँ और इसको भी नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा इंटरचेंज करूंगी। अगर तुम ये स्पेसेस को समझ पाओ ना तो याद रखना स्पेसेस भी काउंट होती है। स्पेसेस डालने का मेरा मेन रीजन ये था क्योंकि जो आपका इंटरप्रेटर स्पेसेस को भी कन्वर्ट कर रहा है बाइंडिंग में, तो वो भी कहीं ना कहीं काउंट होती है। और यहाँ पे जावा था तो मैं इसको हटा के यहाँ पे डालूंगी सीक्वल, लेकिन उसका एस कैपिटल होगा। मैं वो जर्नल तुम्हें मिस्टेक करके बता रही हूँ जो तुमसे कभी भी हो सकती है, ठीक है जी। कैपिटलाइज हो जाना, स्पेस डल जाने, ये मिस्टेक हमसे होती है। तो इसने, रुको मैं पहले 2 का रिजल्ट हटा देती हूँ, तुम्हें वो चीज समझ में आ चुकी है। नाउ मैंने कहा इन ए इन बी, ए नॉट इन बी। तो मैंने जब कहा दैट ए इन बी कि जो ए की वैल्यूज है, हाँ जी वो बी में है, उसने मुझे क्या बताया, फॉल्स। अगर मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, नॉट इन बी, तो उसने मुझे क्या बताया, ट्रू बताया। यहाँ पे क्लैरिटी मिली। इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि क्या यहाँ तक ये थ्योरी सही भी है कि इसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो मैं मेन कंसेप्ट समझ में आया, देन इसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बेसिकली कहाँ गए, हाँ एक जगह में क्या है, बिकॉज यहाँ मैंने कहीं ना कहीं मेंबरशिप ऊपर टर्नरी ऑपरेटर, सॉरी मेंबरशिप 2 या 3 बार लिखा होगा, क्योंकि मुझे इसके कम से कम भी 3 से 4 थ्योरेटिकल कंसेप्ट चाहिए थे तुम लोग को एक्सपेरिमेंट में डालने के लिए। तो मैंने कहा मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर कैन बी वेरीफाइड यूजिंग पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर। एक चीज तो बहुत बड़े ध्यान से समझ लो कि ये जो तुम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करोगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करोगे, ये कब यूज करने हैं, जब बात हुई डेटा स्ट्रक्चर की। तो पाइथन में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एग्जैक्टली कुल मिला के 4 डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर। तो हमने क्या करना है, उन चारों के ऊपर जब भी मुझे कंपैरिजन चाहिए होगा, लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी, तो मैं मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करूंगी। मैंने कहा कैन बी वेरीफाइड यूजिंग पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड द रिजल्ट इज ट्रू इफ द वैल्यू इन द डेटा स्ट्रक्चर अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। तो मेंबरशिप कौन से ऑपरेटर होते हैं, इन नॉट इन। मेंबरशिप ऑपरेटर में बेसिक मतलब क्या हुआ, अच्छा मान के चलो मैंने लिस्ट कौन सी बनाई थी, मैंने कहा एक्स के अंदर क्या था, एक तो था मान लो यहाँ पे सीक्वल था और लोअर केस, एक तो था मान लो यहाँ पे जावा और ये भी स्ट्रिंग में है, और एक मान लो यहाँ पे क्या था, पाइथन। एंड सिमिलरली अगर मैं वाई की लिस्ट में देखूं, मतलब सिमिलरली मेरे पास लिस्ट है, मैंने कहा सीक्वल जावा पाइथन आइडेंटिकल। अब मैं क्या कह रही हूँ,
जो मैंने इन ऑपरेटर चला वो कहता है इफ द फर्स्ट ऑपरेंड कैन नॉट बी फाउंड इन द सेकेंड ऑपरेंड इट इज इवेल्युएटेड टू बी ट्रू। फर्स्ट ऑपरेंड, अच्छा ऑपरेंड में से कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और ये कौन सा हुआ, सेकेंड ऑपरेंड। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि प्रिंट करो ए इन बी। अब आप एक्स और वाई को ए और बी के साथ रिप्लेस कर लो, रिप्लेस करना है, मानो यहाँ पे ए और बी ही लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं सोचना, ए और बी लिखा हुआ है। मैंने कहा ए इन बी, और आपको याद होगा मैंने सीक्वल की स्पेलिंग चेंज कर दिए थे, एक कैपिटलाइज था और एक लोअर केस में था। इसका मतलब कि लैंग्वेज में केस सेंसिटिविटी भी बहुत मैटर करती है, ये भी हमें समझ में आया। नाउ द थिंग इज मैंने कहा ए इन बी कि जो पहला ऑपरेंड है वो दूसरे में प्रेजेंट है, उसने मुझे क्या दिया, फॉल्स। जब मैंने इसको कहा कि वो नॉट इन बी अंदर है, उसने मुझे बताया हाँ जी रिजल्ट हुआ नहीं है बी के अंदर। सबको ये बात सबको समझ में आई, कोई डाउट इसके अंदर? चलो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं साथ ही साथ में। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग भी लगेगा। मैंने ये लिस्ट हटाई और बी के अंदर एग्जैक्ट पेस्ट किया वो जो मुझे चाहिए, कहाँ गई वो लिस्ट, और इक्वालिटी हो गया अंदर, मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको। अब सिमिलर है ना, स्पेसेस भी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट उसने क्या बताया, मैंने कहा ए इन बी और ए नॉट इन बी। मुझे बात तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर करनी है, लेकिन उसने मुझे फिर से क्या बताया, फॉल्स बताया। मेरे एलिमेंट सेम है लेकिन मैं एक पर्टिकुलर अगर एलिमेंट को ढूंढूं तो, या फिर मैं कहूँ कि माई दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। अगर मुझे लिस्ट में से कोई ढूंढना है, जैसे कल को तुम लोग मानो इन्वेंटरी सिस्टम करते हो, बट इसको रियल वर्ल्ड में समझना जरा, तो आपके पास क्या होगा, एक पूरा का पूरा स्टॉक होगा इन्वेंटरी के लिए। आपने कहना है कि मान लो मेरे पास क्या थी, मेरे पास लेस के चिप्स थे मान लो। आपने ढूंढना है कि लेस इज प्रेजेंट इज इन द लिस्ट और नॉट। तो मैं मान लो ये जो मेरे पास थी, ए के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी लेस, मैं चेक कर रही हूँ और ये जो लिस्ट है तो ये लिस्ट स्टॉक के अंदर है। तो मैंने कहा चेक कर लो ए इज लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अगर मैं उसको बता दूं कि हाँ जी ऐसा है, तो मैं आगे प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। जो चीज मेरे स्टॉक में ही नहीं है मैं उसको कैसे प्रिंट करा दूं। What we are trying to do here to identify one particular element, not the whole data structure. यही हम गलती करते हैं। बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक वैल्यू के लिए क्यों, फिर डेटा स्ट्रक्चर मेंशन ही क्यों था, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज द कलेक्शन। हमें चाहिए कलेक्शन, ठीक है। आई नो पहले बार में थोड़ा नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें क्लियर होंगी और इसको हम आगे यूज भी करेंगे, ठीक है। अब बस तुम्हें थोड़े और ऑपरेटर बताने ताकि तुम्हें इक्वालिटी नॉट इज इक्वल टू चीजों के बीच में डिफरेंस समझ में आए। एंड द नेक्स्ट इट वुड बी आर आइडेंटिटी। सो आई होप आइडेंटिटी तुम लोगों को समझ में आया होगा, नीचे होगा मेरे पास शामिल आइडेंटिटी ऑपरेटर। कहते हैं पाइथन is not are used to check if two values are located at the same memory location। तो मेमोरी लोकेशन वाले एग्जाम्पल मैंने बता दी, समझ में आया था। कहते इसमें क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा इफ ऑपरेंड्स आर आइडेंटिकल एंड रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। याद रखो मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ बेटा, जो तुम डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में पढ़ रहे हो वो डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे वेरिएबल्स नहीं है, उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं, जिसकी एक क्लास होती है। पर क्लास क्या होती है, क्लास इज नथिंग बट अ कैटेगरी है। वी ऑल पीपल आर व्हाट, वी आर ऑब्जेक्ट्स। हमारी एक क्लास है ह्यूमंस पर्सन। अगर मैं अपने आप को निकालू तुम लोग क्या बन जाते हो, स्टूडेंट बन जाते हो। तो तुम्हारी एक क्लास बन गई, एक कैटेगरी बन गई। तो एक क्लास को कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 के अलावा और भी हो सकते हैं, इस बैच में और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। पॉइंट, तुम अर्ली हो जाओगे वो लेट हो जाएंगे, इसी तरीके से अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग हो जाएगी आगे चलकर पॉलीमॉर्फिज्म। अभी के लिए टेंशन ना लेना, ये चीज समझ में आई, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर विद एवरीवन।
ये कैटेगरी, इवन द डेटा टाइप जो इसको बिलोंग करती है, दे आर ऑल इन बिल्ट क्लासेस। जब नंबर्स के थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ोगे, क्योंकि पाइथन में हर चीज लाइब्रेरी और क्लास से बनी है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, वो क्लास के अंदर बनी हुई है। जिस देखो, अब डेटा टाइप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि इसकी क्लासेस की परमिशन आपके पास है। कल को जब एरे बनाओगे, नंबर्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट आगे चल के आएंगे, और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, लाइब्रेरीज पढ़ोगे, तो कुछ को आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन सच एज प्रिंट, इनपुट, इनको करने के लिए आपको परमिशन दी गई है। हर चीज को करने के लिए आपको परमिशन नहीं दी गई। बात समझ में आई? अब इनपुट आउटपुट, चाहे मैं डेटा साइंस में जाऊं, चाहे मैं एमएल में जाऊं, चाहे मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊं, चाहे मैं वेब डिजाइनिंग में जाऊं, मेरे को इनपुट आउटपुट हर जगह चाहिए, तो उसको मैं कहीं भी छुपा नहीं रख सकती। एरेज मेरे को एआई के लिए भी चाहिए, एमएल के लिए भी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए चाहिए, और डेटा साइंस के लिए भी चाहिए, तो उसको मैं एक वक्री जगह रख सकती हूँ। राइट, मुझे इनमें से किसी भी चीज के लिए चाहिए, तो डेटा साइंस के नंबर वक्रे होंगे, उनकी लाइब्रेरीज वक्री होंगी, मेटाप्लॉटलिब वक्रे होंगे, और अगर मुझे वेब डिजाइनिंग में जाना है तो उनके लिए जेंगो के कोर्सेज वक्रे होंगे। बात समझ में आई? तो पाइथन ने हर चीज को मेंटेन करके रखा है इन अ परफेक्ट कैटेगराइजेशन और अ कलेक्शन, ताकि तुम्हें जिस भी फील्ड में तुम हो, तुम्हें उस चीज की जरूरत है, तुम उसको यूज करो, एंड दैट्स ऑल। जब आप कहते हो मुझे पाइथन में ये चीज सीखनी है, तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लिक हो गया कि अच्छा, इसको पाइथन की ये लाइब्रेरी सीखनी है, बिकॉज उसकी फील्ड ये है। हमको कैसे क्लिक हो जाता है दिमाग में, अच्छा ये फील्ड बोलिए, अच्छा ये लाइब्रेरी ना इसके अंदर आती है, अच्छा उसको टर्टल सीखनी है, अच्छा मतलब उसको आगे डिजाइनिंग पार्ट में जाना है, अच्छा उसको ये इंपोर्ट करवाना है तो ये चीज में जाना है। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल द कैटेगराइजेशन। तो पाइथन इसको बड़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है ये सारा कलेक्शन है, सारी इनबिल्ट क्लासेस। क्लियर विद ऑल? बात सबको समझ में आई? सो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। जो नेक्स्ट इसके अंदर होगा, इट इज नथिंग बट अ टर्नरी ऑपरेटर। तो इस टर्नरी ऑपरेटर के बाद तुम्हारा फ्लो कंट्रोल भी शुरू हो जाएगा। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब बेसिकली क्या होता है? व्हिच अप्लाइड ऑन थ्री ऑपरेंड्स, राइट? कहते हैं पाइथन का जो टर्नरी ऑपरेटर है डिटरमाइंस इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स एंड देन रिटर्न द एप्रोप्रिएट वैल्यू इन अकॉर्डिंग ऑफ द रिजल्ट। अच्छा मुझे बताना, द लास्ट क्वेश्चन, अगर जितना ऑपरेटर्स करे हो, कैन यू काउंट देम? उनमें से कितने तुम्हें एक बूलियन रिजल्ट देते हैं? टच करनी चाहिए और एग्जैक्टली और और टर्नरी ऑपरेटर। तो कुल मिलाकर हमारे 5 ऑपरेटर ऐसे हो गए जो तुम्हें बूलियन रिजल्ट देंगे। और बूलियन रिजल्ट वाले ऑपरेटर सिर्फ तब यूज करने हैं व्हेन यू नो आई हैव टू टेक अ डिसीजन इन माय प्रोग्राम। जब तुमने अपने कोड के अंदर एक डिसीजन बनाना है कि अच्छा अगर ये पार्ट मेरा चला, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं चाहती हूँ तब आगे काम हो वरना ना हो। अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच होता है, देखो या तो होगा या तो नहीं होगा, दो वैल्यू, बूलियन का मतलब क्या है? दो वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मैच होगा तो उसको आगे भेजना है, मैच नहीं होता उसको एग्जिट करवाना है। दैट्स द ओनली टू थिंग्स। डिसीजन किस पे होता है? या तो आगे जाओगे या तो पीछे जाओगे, बीच का कोई डिसीजन नहीं होता। तो 5 ऑपरेटर्स मिल रहे हैं, जिनमें से रिलेशनल लॉजिक तुम कब लगाओगे? रिलेशन मतलब तुम्हें सिंगल रिजल्ट चेक करना है। लॉजिकल ऑपरेटर तुम कब चलाओगे? जब तुम्हें मल्टीपल सेट उसको देखना है कि वो ट्रू जा रहा है कि फॉल्स जा रहा है, मतलब मल्टीपल कंडीशन मुझे हैंडल करनी है। ये चीज सबको समझ में आई? तीसरी चीज तुम्हें मिलेगी मेंबरशिप आइडेंटिटी, जो किसके ऊपर काम करते हैं? कलेक्शन के ऊपर काम करते हैं। नाउ यू गॉट दी टर्नरी ऑपरेटर, जब तुम्हें एक ही बार में 3 वैल्यूज को चेक करना है। तो तीनों का कैटेगराइजेशन सबको समझ में आया कि इनकी क्या क्या वैल्यूज है। दैट the terminal operator is useful in cases when we need to assign a value to a variable on a simple condition. एक वेरिएबल को वैल्यू देनी है, लेकिन उसकी कंडीशन बड़ी सिंपल होगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, एंड वी वांट टू कीप आवर कोड मोर कंसाइज ऑल इन जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। अगर टर्नरी ऑपरेटर को मैं एक लाइन में बताऊं तो मुझे क्या करना है? जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, मुझे उसको ज्यादा बड़ा रखना ही नहीं है। particularly handy when you want to avoid writing multiple lines for a simple if else situation। अगर आपको if else आगे पढ़ोगे क्या होती है,
इफेक्ट को रिप्लेस करना है लेकिन 3 वैल्यू के साथ एक ही जगह पे, तो आप इनको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या होगा, ऑन ट्रू इफ एक्सप्रेशन एल्स ऑन फॉल्स। तो मुझे यहाँ पे एक इवेंट देना पड़ेगा, ऑन ट्रू मतलब कुछ एग्जीक्यूट होगा अगर ये एक्सप्रेशन होगा, एल्स में वो फॉल्स होगा। चलो इसको मान के चलते हैं। मैंने सिंपल सा ही प्रोजेक्ट कहा, यहाँ पे मैंने कहा एक मेरे पास ए की वैल्यू है, ए और मेरे पास यहाँ पे बी की सेपरेट वैल्यू है, और मैंने यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट कहा, मैंने कहा ए एग्जीक्यूट होगा इफ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, तो एल्स में क्या होना चाहिए, बी प्रिंट होना चाहिए। और मैं ये सारा रिजल्ट या तो किसी सी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूं, और या फिर मैं क्या कर दूं, उसको प्रिंट कर दूं। तो बेटर ऑप्शन क्या मुझे लग रहा है फिलहाल, मुझे लग रहा है कि मैं इसको प्रिंट ही करवा दूं, क्योंकि अगर मैं वेरिएबल लूंगी तो मुझे पता है मेरी मेमोरी क्या होगी, वेस्ट होगी। सो एक सेकेंड, आंसर इसका क्या आ गया, 20। मैंने क्या वैल्यू दी, ए इफ ए ग्रेटर देन बी है, इसको मैं इसको ना ऐसे नहीं सो a is equals to 10 and b is equals to 20। मैंने क्या लॉजिक लिखा, मैंने कहा सबसे पहले चेक करो अगर a ग्रेटर देन है b से, मतलब क्या की कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट कर दो b को। लेकिन अगर ये a ग्रेटर देन b होता तो क्या प्रिंट होना था, a प्रिंट होना था। नहीं समझ में, दोबारा समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा a प्रिंट करो, पहले मैंने अपने वेरिएबल को प्रिंट करा, a प्रिंट होगा अगर a ग्रेटर देन b होगा, एल्स में क्या प्रिंट होना चाहिए, b प्रिंट होना चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, बट आई कुड हैव रिटन एज, अगर मैं इसको लिखती a is greatest else में I could have written as b is greatest। तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, बी प्रिंट करके दिया। या तो ए बड़ा होगा तो ए प्रिंट होगा, नहीं होगा तो बी प्रिंट होगा। क्लैरिटी हुई। अब ये टेस्ट ऑपरेटर था कि मुझे अगर इधर ही बात खत्म करनी है, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, जो भी होगा वो सेपरेटली प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं चाहती कि अगर ए बड़ा है तो उसको क्या करो, एक तीसरे वेरिएबल के साथ भी चेक कर लो, तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट। तो ट्राई करना है कि उस तीसरे ऑपरेटर को भी एक ही लाइन के अंदर क्या कर दिया जाए, हैंडल कर दिया जाए। तुम्हारा टास्क क्या है, तुम्हारा टास्क बेटा जी ये होगा कि तुमने एक्चुअली ग्रेटेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट करना है, और नेट से तो बिल्कुल ना देख के आना क्योंकि मेरे को पता चल जाए। ठीक है जी, पता लग जाता होता है। ठीक है जी, सो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 तुम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अच्छा पहले ये तो सोच लिया, ऐसे पता होगा कि मैं तुम लोगों को बोला तुम करके ले आओगे, प्लानिंग तो पहले करनी पड़ेगी ना कि कैसे कैलकुलेट होता है। चलो मान के चलो मेरे पास 3 वैल्यू थी, एक थी 10, एक थी 20 और एक थी 30। अब ये टेस्ट है कि मैंने तो करा था इनिशियलाइजेशन से, तुम करोगे यूजर इनपुट के साथ। तो यूजर कैसी वैल्यू दे सकता है, अगर हम इस केस में मान के चले तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आई, सी ग्रेटेस्ट निकल आई। अगर मैं मान के चलो 30, 20, 10, तो इसमें से ए ग्रेटेस्ट निकल आई। एक ये सॉल्व बन सकता है 30, 20, 10, इनमें से बी ग्रेटेस्ट निकल है। तो मुझे पता नहीं यूजर क्या दे सकता है, आई हैव टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो कैसे कर सकते हो, अच्छा मेरे पास क्या रिजल्ट आया था, अगर मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी है तो ए प्रिंट करो, तो एल्स में क्या करो, बी प्रिंट करो। अगर मैं उसको किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ तो मेरे पास 2 का तो रिजल्ट आ गया। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ,
मैं कर सकती हूँ कि अगर C इज ग्रेटर देन D, तो फिर चेक कर लो दोनों में से क्या बड़ा है। तो एक तो मेथड मेरे पास ये हो गया, और एक मुझे क्या करना है, मुझे इस तरीके से कोड लिखना है कि एक ही लाइन में सारी चीजें चेक हो जाए, और A ग्रेटर देन B अगर A बड़ा है तो S में क्या होना चाहिए, D बड़ा है। कुछ ऐसा हो कि जब मैंने ए और बी को चेक किया उसी टाइम में चेक कर लूं कि क्या देखो सी बड़ा है कि नहीं, बिकॉज देखो एक ही बार में चेक करना पड़ेगा। अगर मैं केस को लेकर चलूं, ए ग्रेटर देन बी है, 10-20 है, तो मैं ये तो ना बता कि तीसरे नंबर में क्या है। तो मुझे ये करना पड़ेगा, जब मैंने ए को बी के साथ चेक किया तो उसको प्रिंट कराने से पहले मुझे उसको तीसरे वेरिएबल के साथ भी चेक करना है कि ए को मैं दोनों वेरिएबल साथ चेक करूं। अब इकट्ठा करना है, एक एक करके करना है, कैसे लिखना है, बस योर जॉब टू थिंक। सोचोगे तो आदत बढ़ जाएगी सोचने में, आपकी सोचनी है, जैसे कर सकते हो वैसे करो, ठीक है जी। सोचना शुरू कर दोगे तो सोचने की आदत पड़ जाएगी। अब पढ़गी तो पढ़गी, नहीं पढ़ी तो फिर कभी नहीं पढ़नी, फिर ऐसे ही रह जाओगी, ठीक है जी। बात सबको समझ में आई। चलो ये टर्न ऑपरेटर का काम तुमने करना है, मैं बेटा जी आगे काम शुरू करवा रही हूँ। आज फंडामेंटल्स इन कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो ये जावा वाले हैं, ये नहीं है तुम्हारे पाइथन के वक्त में। जो टर्निंग दी है सिर्फ वही करना है, टर्निंग से ही करना है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर इज पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो बिफोर गेटिंग इनटू कंट्रोल स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज कि क्या एक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट मैटर करता है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। सिंपल आंसर यस और नो, यस 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 यस। क्या ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस करा है, नहीं करा, चलो दैट्स प्रीटी गुड, तुम लोगों ने सोच के दिमाग में लिया है। अच्छा कौन है जो थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि वो इसकी एग्जाम्पल बड़े अच्छे से दे सकता है, कि हाँ तुम इसकी एग्जाम्पल दे सकते हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑर्डर मैटर करता तो है, बट वो कैसे मैटर करता है, मतलब ऐसी चीज कैसे पॉसिबल है, ये मुझे बताओ। जिस तरीके से उसको कमांड्स देंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही रन करेगा उससे, और हमारे रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ऊपर की स्टेटमेंट में टाइप करना और वो मतलब लास्ट में लिख दिया तो रिजल्ट स्टेटमेंट। एग्जैक्टली द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर, ठीक है जी। ऑर्डर बहुत मैटर करता है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज द कोड्स आर नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस। तुमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं एग्जैक्टली वो उसी के ऊपर काम करेगा। बात सबको समझ में आई। चलो सो अभी तक हमने क्या समझ में आई कि अगर मेरे पास 88 लाइन है, ऊपर की सारी लाइन कमेंट्स है, तो अगर मेरे आइडियली में मेरे यहाँ पे एनवायरमेंट में मेरे कोड एडिटर में अगर मैंने 88 लाइन पे काम किया है, मेरे लिए तो 88 लाइन है ना, उसके लिए वो पहली लाइन ही होगी, क्योंकि ऊपर की सारी लाइनें कमेंट है, जिसको वो नहीं पढ़ पाएगा, जिसको वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए ये जो फर्स्ट लाइन होगी उसके बाद उसको सेकंड लाइन पे आना ही आना है, और सेकेंड लाइन के बाद अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो उसको यहाँ पे इसको प्रिंट करना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। सबको ये बात सबको समझ में आई। एंड दिस इज नोन एज द फ्लो ऑफ अ इंटरप्रेटर एज अ नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी नेक्स्ट लाइन थी। व्हाट आई वांट, मैं चाहती हूँ कि ये चीज तब चले जब मेरी कोई कंडीशन चले, ठीक है जी। अगर ए बी से बड़ा है तो मैं चाहती हूँ, जैसे मान लो अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो आगे मैं चाहती हूँ यूजर को मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराऊं, मुझे गेम बनाना है। पहले हम क्या करेंगे, उसका क्राइटेरिया चेक करेंगे कि उसकी एज जो है वो 18 से बड़ी है कि नहीं। अगर उसकी एज 18 से बड़ी है तो मैं उसको क्या कहूंगी, मैं उसको टर्म्स एंड कंडीशन चेक करवाऊंगी। फिर उसको दोबारा पूछूंगी कि उसको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट है कि नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने पहली चीज क्या बनाई, मैंने एज चेक कराई 18 से। अगर वो है मतलब मुझे यहाँ पे इफ एल्स लगानी पड़ेगी, तो अगर वो है तो ठीक है, एल्स में उसको मैं क्या मैसेज प्रिंट कराऊंगी, नॉट एलिजिबल। मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि एग्जिट, वरना यूजर को समझ में नहीं आएगा
कि गेम एग्जिट कैसे होगी, उसको एक अच्छा हम्बल सा मैसेज तो प्रिंट होना चाहिए ना कि यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट द एग्जिट वन. So that is your job to print a humble message to a appropriate message कि यूजर को क्या स्क्रीन पे दिखेगा. ठीक है जी. मैंने कहा अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है तो मैं उसको क्या बोलूंगी, एक्सेप्ट कराऊंगी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन. अगर उसको एक्सेप्ट है, अगर उसका आंसर क्या आता है, यस आता है, तो मैं उसको गेम के अंदर एंटर करवाऊंगी. अगर नहीं होता है तो मैं एल्स के अंदर उसको अभी क्या करा दूंगी, एग्जिट करवा दूंगी बोल के कि तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी गेम में एंटर होने के लिए. मान लो अगर उसने गेम में एंटर होने के लिए यस कर भी दिया, अब मैं इसको क्या प्रेजेंट करके दूंगी, मैं अपनी इसको गेम प्रेजेंट करके दे दूंगी कि हाँ जी अब गेम आपकी ऐसे चलनी है. दिस इज व्हाट अ नेस्टिंग लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट अ डिसीजन लुक्स लाइक. अगर ये चीज है तो ये चीज चले. अल्टीमेटली अगर उसने स्टार्टिंग में उसकी एज 18 से अब नहीं होती तो जो मैंने इतना लाइन ऑफ कोड लिखा होता वो सारा क्या होना था, वो स्किप ही होना था ऑब्वियसली, राइट. अब अगर उसको टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं उसको 2 बार चांस दूंगी. मैंने बोला 2 बार तो मैं उसको पूछूंगी तो क्या तुम्हें एक्सेप्ट है कि नहीं है. अगर उसने मुझे दोनों बार बोल दिया कि हाँ जी एक्सेप्ट नहीं है, फिर उसकी एग्जिट होगी. लेकिन जब मैंने उसको बोलूंगी 2 बार कि मुझे तुम्हें एक्सेप्ट है कि नहीं है, तो मुझे कोड पे 2 बार लिखना पड़ेगा, राइट. पर ये काम करना नहीं है, लिखना एक बार है, चलना 2 बार चाहिए. उसको कहते हैं लूप. बात सबको समझ में आई. बस यही चीजें करनी, कितनी सिंपल है, और सिंपल हो जाएगी जब करोगे. चलो, दिस इज व्हाट फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि जब आप यू बीइंग अ प्रोग्रामर अपने तरीके से एक फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, किसकी फ्लो को, इंटरप्रेटर की फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे आपने क्या चीजों का ध्यान रखना है. So first of all, कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ प्रोग्रामर, रुको रुको जरा, इसको पढ़ने से पहले ना वी गॉट वन मोर पीडीएफ टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा होगा. मेरे पास वो होना चाहिए, पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर. हाँ ये भी है. कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिपिकली रन द कमांड्स वन एट अ टाइम, एक बार में एक ही कमांड रन होती है, unless you specify otherwise. And the actual power of a programming, however, lies in a more than just having the program start at the beginning and execute each line of code until the finish. And a program should have the ability to skip over certain instructions, return back to them later, repeat them, simply pick one of the multiple instructions to run, and this is what a Python programmer refers as flow control and alternatively as control flow. मेरे पास मैंने ये बोला, मैंने कहा 10 तक तुम्हें चलना है, ठीक है. उसमें मैंने कहा जब तुम 4th पे पहुंचोगे ना, मुझे एक्चुअली क्या करना है, देखो तुम्हें एक ना मेथड होता है प्रोग्रामिंग में, स्टेयर्स मेथड होता है. तो मान लो यहाँ पे 0 पे हो और यहाँ पे क्या है 10 पे हो. अच्छा -1 हो सकते हो, -1 हो सकते हो. मान लो स्टेयर्स का एक प्रोग्राम है, तुम स्टार्ट पे हो 0 पे, तुम क्या क्या कह सकते हैं कि तुम -1 पे हो. नहीं, रीजन धरती के नीचे तो ना चले जाओगे, ऊपर ऊपर ही रहोगे ऑब्वियसली. तो मान लो हम 0 से स्टार्ट करके हम 10 तक जाएंगे और मैं पहुंची 4th पे, मैंने कंडीशन लगाई अगर मैं 4th पे हूं ना तो मुझे ये जो 4th वाली स्टेयर है ना इसको स्किप करके मुझे ऊपर पहुंचना है. होता ना गेमिंग के अंदर कि हम क्या करें, इसको जंप करके यहाँ पे पहुंच जाए. बेटा वो चीजें कैसे पॉसिबल होती है, वो भी फ्लो कंट्रोल से होती है कि जब मैं या तो होगी मैं यहाँ पे 4 पे पहुंच गई हूँ, मुझे आगे जाना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं इसको ब्रेक लगा दूंगी. और अगर मुझे स्किप वाले स्टेप को स्किप करना है तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यू लिखना पड़ेगा. बस इतना से काम. दिस इज व्हाट अ प्रोग्रामिंग लुक्स लाइक. बस इसका जीयूआई मेंटेन करना होता है. जीयूआई का होगा उसको आगे चल के पढ़ेंगे. यहाँ तक क्लियर हुआ, सबको समझ में आई. ये है इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल. And programmer who must take decision and then execute the following code block in accordance to with those conditions. Now, what we talk about the code block.
कोड ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, देखो पाइथन में एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस उसके अंदर ना कर्ली ब्रेसेस से क्या होता है, ब्लॉक मेंटेन होता है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती है तो ब्लॉक स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस एंड होती है तो क्या होता है, ब्लॉक एंड होता है। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस को अवॉइड करके इंडेंटेशन डाल दी गई है, ठीक है जी, कि जो भी काम होगा इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कोई कंडीशन होगी उसके बाद स्पेसेस होंगी, फिर उसी के अंदर अपना सारा काम करना है। तो जो मैं यहाँ पे कह रही थी ना कि मुझे एज वगैरह स्किप करवानी है, वेयर इट इज, मिलता नहीं है इसको, वही ढूंढ रही हूँ, चलेगा तो ना, कोई नहीं इसको करेंगे अभी, लिमिट नहीं मिलेगा, छोड़ो। कहते हैं in real life there are times when we must take decisions and based on those conditions we choose what to do next. And the programming encounters similar scenario where we must take decision and then carry out the following block of code in accordance to those conditions. Programming language use decision making statements to determine the flow of programmer's execution. तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैसे यूज होती है, अगर मुझे फ्लो कंट्रोल मेंटेन करना है तो मुझे क्या चीजें यूज करनी पड़ेगी। एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको आप कहते हो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इन शॉर्ट डीएमएस। फिर होता है ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर बेसिकली होता है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, फ्लो को शिफ्ट कर दिया, ब्रेक नहीं किया, शिफ्ट कर दिया। उनमें से आपको मिलती है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। तो अल्टरनेटिव में क्या मिलता है, फॉर एंड व्हाइल लूप। तो ये कुछ तीन तरीके की कैटेगराइजेशन है जो हमें पाइथन में अवेलेबल होके मिलती है। ये सबको ये बात समझ में, और पूरे फ्लो कंट्रोल के अंदर हमने इन्हीं सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना है अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट वुड बी व्हाट इज एन एल्गोरिथम। इसको आप आगे चल के पढ़ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये ट्रेनिंग का चार्ट था, ये आपका नहीं है। नेक्स्ट वुड बी सो हमें क्या मिलेगी, तीन तरीके की स्टेटमेंट, सिलेक्शन यानी कि ब्रांचिंग, एक्चुअली दिस नथिंग बट सिलेक्शन, ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी सेम ही है, इसमें से कोई डिफरेंशिएट नहीं है। देन आइट्रेशन यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग यानी कि ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो पाइथन में कौन कौन सी होती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, अल्टरनेटली भी द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट होती है जी इफ स्टेटमेंट, ठीक है जी, then if else, then ladder यानी कि elif, then fourth is the nested if else। so जरा इसको काम मिलाते हैं, जरा नई चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले बनानी है एक स्टेटमेंट। तो हर चीज को यहाँ पे करने के लिए सिंटेक्स होगा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनानी है। तो वो कैसे चलेगी, पहले मुझे लिखना पड़ेगा इफ इज अ कीवर्ड है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है जी। कंडीशन के बाद मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉलम। अब कॉलम का यूज क्या होगा, टू प्रोवाइड द इंडेंटेशन। जब मैंने कॉलम एंटर किया, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर के बाद तो मैं अगर मान लो यहाँ पे लिख रही हूँ पास, अभी क्या पास क्या चीज होती है इसको भूल जाओ, पास से पहले क्या लिखा हुआ उसने इंडेंटेशन दी हुई है, एंड दिस इज दी ब्लॉक। मुझे जो भी चीज इसके अंदर लिखनी है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर लिखनी होगी, इसके बाहर अगर मैंने कुछ भी लिखा तो वो इलीगल माना जाएगा। मान के चलो मैंने क्या लिखा, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दी और अगेन बी की वैल्यू यहाँ पे, नाउ लीव इट दैट, मैं एज क्राइटेरिया ले रही हूँ यहाँ पे। सो इनपुट ही ले लेते इसका, एज किस में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। तो इनपुट का बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है जी, बिकॉज एक बार हमारा ये फ्लो कंट्रोल कंप्लीट हो जाए ना, फिर जितने छोटे छोटे टॉपिक्स हमने सारे मर्ज कर लेने इसी के अंदर, बिकॉज जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनके लिए बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, पहले सारे बड़े टॉपिक कर लो उन्हीं के अंदर इनको मर्ज कर लेना, ठीक है जी। सो मैं लिख रही हूँ अगर एज इंटीजर के अंदर मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा एंटर योर एज, ठीक है, मैं ये लिख रही हूँ एंटर योर एज, एंड देन मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन यूज करी, अगर तो एज ग्रेटर देन की क्या है
18 है और मैंने यहाँ पे दिया कॉलन, तो मैं अभी यहाँ पे क्या चाहती हूँ, प्रिंट करना ओके यू आर एलिजिबल। अभी के लिए पास को छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। अब जब मैंने नेक्स्ट लाइन एंटर करी तो मैं उसको प्रिंट करा के दे रही हूँ ओके नाउ यू कैन प्रोसीड, मतलब मैं उसको बस मैसेज प्रिंट करा रही हूँ जो मुझे पता है कि मेरी गेम के लिए या मेरे किसी भी फर्दर आगे प्रोग्राम के लिए चाहिए होगा। तो मैंने दो स्टेटमेंट लिखी जो तब चलेंगी अगर बाकी इमेज क्या है, ग्रेटर देन 18 है। अब दो स्टेटमेंट की जगह 2000 स्टेटमेंट भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2 लाख स्टेटमेंट भी हो सकती है, और वो 2 लाख स्टेटमेंट सिर्फ तब चलेंगी अगर एज ग्रेटर देन 18 होगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो मैं क्या चाहती हूँ, अगर ये एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो सिंपल इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक को तोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, उसकी प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दूंगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगी और मैंने यहाँ पे कहा बिकॉज ये सिंपल इफ है तो मैं प्रोग्राम टर्मिनेट लिखना चाहूंगी। मैं ये नहीं लिखूंगी कि यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज बेटा जी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज नथिंग बट अ नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं होता कि वो अपने इफ के ब्लॉक के साथ जुड़ी हो। अगर आप चाहते हो, आपके कोड में ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मेरे कोड में नहीं था, तो फिर मैं आपको एल्स का भी यूज बताऊंगा। अगर मैं इसको इनपुट कराऊं तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सारा डाल देती हूँ। अब वो मुझे यूजर इनपुट मांगेगा, मैंने कहा 23, तो उसने मुझे क्या बता दिया, यू आर एलिजिबल नाउ यू कैन प्रोसीड एंड प्रोग्राम टर्मिनेट। तो अब ये फ्लो चला। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं, मैं एज दूं यहाँ पे 12 और उसने क्या बता दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट बता दिया, राइट। अगर यही चीज अगर आप करना चाहते हो तो आपको इसके बाद यहाँ पे एल्स लगाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है बिटवीन इफ एल्स। जो पार्ट इफ में नहीं चला वो एल्स में लिखो rather than in the next statement. So next statement has no connection with if else, it is just an independent statement. ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होगी, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये दो स्टेटमेंट इस इफ के अंदर थी और ये एल्स के अंदर। अगर मैं इसको प्रिंट करके लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे करके, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल जो भी लिखा उनको बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हम यहाँ तक इसको एग्जीक्यूट करके देखें, अगर मैं एज ग्रेटर देन 78 करूं तो मुझे बताएगा एलिजिबल भी हो, प्रोसीड भी कर सकते हो एंड प्रोग्राम टर्मिनेट। अगर इसका पार्ट चला तो इसका ब्लॉक चलेगा, एल्स तो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और लास्टली क्या मिलेगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी ही होनी। क्लियर हुआ? अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके बताऊं तो ये हटा देते हैं, इसकी वजह से फिर देखने में प्रॉब्लम नहीं। एज ग्रेटर देन 12 तो क्या बताया, सॉरी नॉट एलिजिबल एंड देन प्रोग्राम क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। मतलब प्रोग्राम तो टर्मिनेट होना ही है। अब चाहे तुम एलिजिबल हो के प्रोग्राम टर्मिनेट कराओ, चाहे नॉट एलिजिबल के। सबको ये चीज समझ में आई? कोई डाउट इसके अंदर कि नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ और एल्स का पार्ट क्या है? अब तुम में से ऐसा कोई ना करना कि एल्स तुम इसके अंदर लिख दो। अब ये गलती तुमसे तब होगी जब तुमने एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ काम किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करोगे तो ट्रस्ट में कोई गलती नहीं होगी। यू हैव टू मेक योरसेल्फ इमर्ज इन द प्रोग्रामिंग, तब जाके कोडिंग होनी है, अदरवाइज नहीं होनी। बिकॉज इसमें मैथ नहीं है, इसमें ज्यादा इंग्लिश नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। दिमाग चला सकते हो तो चल जाएगा, नहीं चला सकते तो नहीं चलेगा। क्लियर होगा? तो कोई क्राइटेरिया भी ले रहे हैं, क्राइटेरिया दिस नथिंग लाइक क्राइटेरिया। मैं वापस लेके जाती हूँ तो ये प्रिंट के अंदर ऐसे ही है, मैं एंटर कर रही हूँ तो अपने आप आएगी। आप ऐसा करने की कोशिश ना करना। अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास ये स्टेटमेंट है, मैंने इसको कमेंट किया और मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब तक आपने इसका ये जो पार्ट है वो नहीं लिखा तो एल्स के अंदर वो प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल पास, तो यहाँ पे चल जाएगा। देखो अगर टेक्निकली देखा जाए, मैं इसको हटा दूं
तो बेटा जी इफ का ब्लॉक अभी एम्प्टी है, राइट, इफ का ब्लॉक अभी एम्प्टी, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तभी तो वो एल्स के अंदर मुझे एरर दे रहा था। मान लो मैंने ये भी नहीं लिखा हुआ तो वो मुझे एरर देगा। वी हैव टू राइट समथिंग। बट मैंने जब प्रोग्राम बनाया, मान लो मेरे को पता ही नहीं मैंने लिखना क्या है, समटाइम हम क्या होते हैं ब्लैंक होते हैं, नहीं पता कोड में क्या लिखोगे, तो क्या चाहते हो, मुझे इतना तो पता है कि मेरे पास इफेक्ट तो आनी है, डिसीजन तो बनना है। अभी मुझे ये नहीं पता मैंने आगे टर्म्स एंड कंडीशन देनी है नहीं देनी, तो मैं लिखा। अगर मैं इसका लेआउट बना रही होती तो मैं कैसे बनाती, मैंने कहा अच्छा एज बनाना है तो एज के अंदर इसका क्या चलेगा, सबसे पहले इंटीजर का इनपुट चलेगा। इतनी तो हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि मैं यहाँ पर उसको एज पूछूंगी, लेकिन इन द इंटीजर टाइप। मैंने कहा मैं जब प्रोग्राम बना रही थी तो मैंने कहा एज जब ग्रेटर देन 18 होगी, मुझे इसके बाद क्या करना है मुझे नहीं पता, तो मैं इसके अंदर पास लिख दूंगी और मैं आगे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दूंगी। मुझे एल्स के अंदर भी नहीं पता तो मैं यहाँ पे पास लिख दूंगी, और जैसे मैंने एल्स की स्टेटमेंट दी तो यहाँ पे प्रिंट करके मैं यहाँ पे टर्मिनेट लिख दूंगी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हुआ, मेरे पास लेआउट क्रिएट हुआ। अब इस लेआउट के अंदर मैं फिलिंग करना शुरू कर दूंगी। हाँ जी, अब आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड फर्दर। ठीक है जी, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर ये होता है तो, नहीं होता है तो एल्स के अंदर मुझे सबसे पहले प्रिंट को ऊपर देखना है, प्रोसीड फर्दर है तो यहाँ पे बस तो क्या बता दूंगी, सॉरी नॉट एलिजिबल। तो कोड करना थोड़ा इजी नहीं रह जाएगा जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमें लिखना गया। तो पास इज नथिंग बट फॉर योर हेल्प, बीइंग अ प्रोग्रामर तुम्हारी हेल्प के लिए कि तुम जब कोड लिख रहे हो तुम सोचना शुरू कर दो कि मेरा फ्लो जो है वो पास हो जाए। अल्टीमेटली अगर तुमने इसके अंदर कुछ भी ना लिखा होता तुम डायरेक्ट एल्स नहीं शुरू कर सकते थे। तो पास ने इस ब्लॉक को पास करा के कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि तुम आगे फर्दर मूव कर सकते हो। दैट इज वाई वो कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है। अब अगर मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर एज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, एल्स को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो तब भी हम ये चीज ऊपर लिखेंगे एस कंटिन्यू, और एल्स में नीचे लिखेंगे सॉरी नॉट यू आर नॉट। एल्स अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देगा, तभी तो ये फ्लो ऑफ इंटरफेस। यहाँ तक सबको क्लैरिटी हो, कोई डाउट इसके अंदर? चलो तुम लोगों ने अपने दिमाग को यूज करके टर्नरी ऑपरेटर की जो ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स को कैलकुलेट करना है वो तुम ट्राई करोगे, तुम इस तरह के साथ भी कर सकते हो। कोशिश करो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, क्या और स्पेस लगानी पड़ेगी, हो सकता है तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़े। अभी तक जितना पढ़ा है ना कॉपी में लिखो, समझो कि किससे एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, ट्राई टू मेक एक्सप्रेशन। अगर डेटा साइंस में जाना है, एमएल में जाना है तो एब्सेंस ऑफ माइंड या फिर एम्प्टी ब्रेन से नहीं जा सकोगे। तुम्हारे दिमाग में लॉजिक्स होने बहुत जरूरी है। करियर अगर बनाना है, पहले बता दूं तुम्हारी स्टार्टिंग है, आईटी में करियर बनाना है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली किसी सीट पे जाकर कंपनी में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वहां पे होंगे। क्लास में कॉम्पिटिशन देख लो, सबको बात समझ में ध्यान से समझ में। रिकॉर्डिंग तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग शायद थोड़ी लेट आ जाए क्योंकि सिस्टम का सोच हो गया। ठीक है, मैंने तो अपने